हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी हब अगेन। देखो आज वाली वीडियो में आपके लेके आया हूँ MCQs ऑन डायमेंशनल फार्मूला। 10 MCQs रहेंगे और आपको बताना है कि क्या आप 7+ स्कोर कर पाए इस वीडियो में या नहीं। ये वाले MCQs जो है वो मैक्सिमम जो है आपको मिलेंगे क्लास 11th की फिजिक्स में। ठीक है, वापस से बोल रहा हूँ, क्लास 11th की फिजिक्स में है। और अगर कोई 12th वाला ये वीडियो देख रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या 11th की ये सारी कहानियाँ याद थी। तो चलते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बाकी आप जानते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा स्क्रीन पे आपका पहला MCQ। डायमेंशनल फॉर्मूला पे ही बेस्ड है क्वेश्चन आपका। विच आर द फॉलोइंग रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सा रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है जी, आपको बताना है प्रेशर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर इज इक्वल टू मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम। आपको ये बताना है। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रेशर का क्या डायमेंशनल फार्मूला रहता है। तो डायमेंशनल फार्मूला अगर डायरेक्ट याद है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर डायरेक्ट डायमेंशनल फार्मूला याद नहीं है तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला वापस से हमें पता है। सर अगर डायरेक्ट पता नहीं है तो हमें पता है फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला में तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं MLT-2। साइंस के स्टूडेंट तो इतना तो आई जाना चाहिए। ये एरिया है तो एरिया का डायमेंशनल फार्मूला L²। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा ML-1T-2। ठीक है, अगर आपको फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला नहीं आता है तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का आता है, एक्सेलरेशन का भी तो आता होगा। मास का आप m लिखते हो, एक्सेलरेशन का LT-2 लिखते हो। अगर तब भी एक्सेलरेशन का याद नहीं है तो एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हो dV/dt, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी का तो याद होगा LT-1, उसका भी याद नहीं है तो वेलोसिटी का होता डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। यहाँ से तो निकल ही जाएगा। ठीक है, आई होप इतनी सी बात पता है आपको। चलो ML-1T-2 निकल के आया जी आपके पास। अब चलते हैं राइट हैंड साइड में। एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला बताना है आपको। एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या रहता है बता सकते हो। अगर डायरेक्ट याद है तो लिख दो ML²T-2। ठीक है, और आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि एनर्जी और वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला सेम रहता है। पर यूनिट वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला, पर यूनिट वॉल्यूम है तो आपको पता है L3। तो यहाँ से आपके पास क्या निकल के आएगा ML, ये 2 है, ये -3 हो जाएगा और आपके पास T-2 है तो आपके पास क्या निकल के आएगा ML-1T-2। ठीक है, राइट हैंड साइड में आपके पास क्या आ रहा है ML-1T-2। लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या था ML-1T-2। तो ये वाला जो है आपके पास डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इनको बाकी ऑप्शंस को चेक आप कर सकते हो। ठीक है, मुझे तो यहाँ पे प्रेशर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, इसका ये आंसर भी ये ऑप्शन में शायद थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो इसमें ये अगर आप प्रेशर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम भी चेक करोगे तो ये भी सही बैठेगा। अब आप कमेंट करके बताओगे बाकी दो क्वांटिटीज़ जो हैं इनके क्या डायमेंशनल फार्मूला निकल के आते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डायमेंशंस बताने हैं आपको एंगुलर मोमेंटम के। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बता सकते हो डायमेंशंस एंगुलर मोमेंटम के। तो एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशंस अगर याद नहीं है तो आपको मैंने क्या बोला है, डायमेंशंस निकालने के लिए आपको उसका एक्सप्रेशन आना चाहिए। तो अगर एक्सप्रेशन आता है तो फिर तो क्वाइट इजीली आप कर लोगे। तो चलो देखते हैं डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमें पता है एंगुलर मोमेंटम जो होता वो किसके बराबर होता है L इज इक्वल टू mv/r। यही पढ़ा है, बताओ यही पढ़ा है। m क्या है आपके पास, मास है तो m। v वेलोसिटी है, आपने अभी बोला, मैंने अभी बोला था m, वो आ गया आपके पास LT-1। r क्या है आपके पास, रेडियस है तो आपके पास क्या आ जाएगा L। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा आपके पास डायमेंशनल फार्मूला ML-2T-1। ये निकल के आएगा डायमेंशनल फार्मूला। क्या ऑप्शन में ऐसा कहीं है ML-2T-1? तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला वैसे तो आपको डायरेक्ट याद आ जाना चाहिए। डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं LT-2। ये LT-2 लिखने का मतलब होता है कि m 0 है, L 1 है और T-2 है। ठीक है, लेकिन शॉर्ट में हम बोलते हैं LT-2। ठीक है, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला आई होप सबसे ईजी था इस वाले में। तो ऐसा वाला ऑप्शन चेक करते हैं कहाँ पे है LT-2। तो ये है आपके पास ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। और एक्सेलरेशन आपको पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी को जब हम टाइम से डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला भी निकल जाएगा। अगर आप एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला डायरेक्ट याद नहीं है तो
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस द इनर्शिया एज। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि इनर्शिया क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इंटरनल एबिलिटी है या एक्सटर्नल एक्सट्रिंसिक एबिलिटी है, या कभी कभी इंटरनल है और कभी कभी एक्सट्रिंसिक है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर रहेगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए। ये क्या है आपके पास, एक इंटरनल एबिलिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये सीधे सीधे सही क्वेश्चन है जो आपने पढ़ा होगा वाइब्रेशंस में आपके पास, ठीक है। तो बोलता है फिक्स्ड एंड, किसी भी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है आपके पास, उसके एक फिक्स्ड एंड है। फिक्स्ड एंड आपको पता है स्ट्रिंग का वो होता है जहाँ पे आप टच करोगे तो वहाँ पे स्ट्रिंग के मोशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बताओ फिक्स्ड एंड एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का जो होता है उसको क्या बोला जाता है, बताओ उसको क्या बोला जाता है। ओवरटोन्स बोला जाता है या नोड्स बोला जाता है, एंटी नोड्स बोला जाता है, इनमें से कुछ भी नहीं बोला जाता। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। जो फिक्स्ड एंड्स ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग होते हैं उनको क्या बोला जाता है, नोड्स बोला जाता है। आई होप क्लियर होगी ये बात, ठीक है जी। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर बर्नौलीज थ्योरम टू बी एप्लीकेबल, अगर बर्नौलीज थ्योरम किसी भी लिक्विड पे लगे तो उसको एप्लीकेबल होने के लिए जो लिक्विड है उसका फ्लो कैसा होना चाहिए। सिर्फ फिर से सीधे सीधे क्वेश्चन, जब भी बर्नौली थ्योरम पढ़ते हो तो कंडीशंस पढ़ते हो उसके साथ साथ कि किसी भी लिक्विड पे अगर बर्नौली थ्योरम लगनी हो तो उसके लिए वो लिक्विड क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए इररोटेशनल और साथ में इनकम्प्रेसिबल। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा कौन सा है इसमें से, ए बी सी डी। तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। लिक्विड कैसा होना चाहिए, इररोटेशनल होना चाहिए और इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ पे बेस्ड है तो आना चाहिए किसी भी साइंस स्टूडेंट को। कहता है किसी भी क्लीनिंग है डर्ट कारपेट, अगर डर्टी कारपेट है आपके पास, जब आप उसको लाठी से मारते हो तो उससे वो धूल निकलनी शुरू हो जाती है। ऐसा किस लॉ के अकॉर्डेंस में होता है कि जब वो लाठी से किसी कारपेट को मार रहे हो वहां से जो धूल निकलती है वो ऐसा क्यों होता है, बताओ किस न्यूटन के किस लॉ से की वजह से होता है, आपको बताना है और आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो आपने पढ़ा होगा ये किसकी वजह से है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ मोशन की वजह से है, जिसमें आप पढ़ते हो कि कोई भी बॉडी जो है वो जिस स्टेट में है उसको उस स्टेट को चेंज करना पसंद नहीं करता है। तो जब आप कारपेट को किसी स्टिक से मारते हो तो वहाँ पे जैसे आप मारते हो तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो उसी रेस्ट में रहना चाहते हैं, लेकिन जब आप कारपेट को मूव करोगे तो कारपेट पे जब पड़ेगी तो वो डस्ट पार्टिकल्स मूव नहीं करना चाहते, जबकि कारपेट हिल रही है तो वो जो डस्ट पार्टिकल्स है वो नीचे की तरफ क्या हो जाते हैं, मूव हो जाते हैं। इसलिए वो इनर्शिया क्या कर जाता है, चेंज कर जाता है, वहाँ से डस्ट पार्टिकल्स बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। आपको एग्जाम्पल बतानी है, कोई एक और बतानी है एग्जाम्पल न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड जो प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है मुझे लगा है कि इसमें आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूले 4 क्वांटिटीज़ के निकल के आ जाएंगे, ठीक है। और मैं लास्ट में आपको बता भी दूंगा कि ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो लिख दोगे, वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला इसका है लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं अप्लाई कर रहा हूँ। मैं दिखाऊंगा कि अगर एग्जाम में भूल जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायरेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला तो कैसे निकालोगे। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमने पढ़ा हुआ है सर, हमने एक ही जगह पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने यहाँ कहीं सर F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। बोलो पढ़ा था कहीं पे कि नहीं पढ़ा था, हाँ सर पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स में। तो चलो चलते हैं ज़रा, यहाँ से हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में पता है, इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो मैं लिख सकता हूँ G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2, यही लिखना है। तो चलो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला मैंने अभी बोला आपको, वापस से नहीं बोल रहा, अब ml(t-2), r का डायमेंशनल फार्मूला l स्क्वायर, मास 1 मास 2 का डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा m स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे आपके पास निकल जाएगा m-1 l3t-2, ये निकल के आ जाएगा आपके पास डायमेंशनल फार्मूला m-1 l3t-2। तो ये आपके पास मैं मैच कर रहा हूँ, a जो है आपके पास चला जाएगा 3 के साथ, तो a आपके पास 3 के साथ, ये ऑप्शन भी चला गया, ये ऑप्शन भी चला गया, ठीक है। अब आपके पास बचते हैं 2 ऑप्शन, ठीक है।
देखो बी का दोनों का ऑप्शन 1 1 है, ठीक है, इसलिए बी को तुम चाहो तो चेक करो भी, नहीं चाहो तो नहीं भी कर सकते, क्योंकि देखो टॉर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आना, इसका मतलब वो अंडरस्टूड है कि यही आना है ml²t-2। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर मैं बताना चाहूँ कि टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर निकालने को आ जाता तो कैसे निकालते। देखो टॉर्क आपने पढ़ा हुआ है, टॉर्क जो होता है टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, और कभी कभी आप बोलते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी बोल दिया हमने ml/t-2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो l, तो यहाँ से जो डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आएगा वो ml/t-2 निकल के आएगा। बताओ क्लियर है। तो ये तो क्लियर था वैसे भी, तो यहाँ से देख सकते हो पहले का तीसरा, दूसरे का पहला। चलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें मुझे लगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो अभी भी ऑप्शंस में आपके पास, यहाँ इन दो को मैं काट रहा हूँ, अभी भी ऑप्शंस में कंफ्यूजन है। ये दो तो क्लियर हो गए, अब इन दो में अभी भी आपके पास क्या है, कंफ्यूजन है, ठीक है। तो ये दो ऑप्शंस को आपको क्लियर करने होंगे। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, यहाँ से अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एग्जाम में भूल भी जाए, लेकिन एक्सेलरेशन और इस तरह का क्वेश्चन आए तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने तो पढ़ता है lt-2 होता है, और वो आपको यहाँ दिख रहा है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि इसका जो है वो फोर्थ रहेगा, डी का जो है वो फोर्थ रहेगा, यानी कि आपको पता चल गया कि ए इसका सही आंसर है। लेकिन अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अलग से पूछ लेता कभी तो फिर क्या करते, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी निकाल लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, दैट इज योर मास इनटू रेडियस ऑफ गायरेशन का उसका स्क्वायर, मास इनटू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ क्या है, m है, रेडियस है तो l, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास रेडियस ऑफ गायरेशन निकल गया यहाँ से, तो ml² आपके पास कहीं पे ऑप्शन था, बिल्कुल था ml²t0। बताओ हाँ है ना, क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, जहाँ पे आपके पास काफ़ी दमदार क्वेश्चन था, ठीक है। ये हो गया आपके पास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर टॉर्क, ये तो टॉर्क को हमने अभी पढ़ा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ml²t-2 है। मैंने आपको क्या बोला था, टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकल सकता है आपके पास, भूल गए क्या इतनी जल्दी। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखते हैं हम, ठीक है। तो फोर्स कितनी है आपके पास ml/t-2, और डिस्टेंस आपको पता है l, तो यहाँ से निकल के आ जाता है ml/t-2। तो ml/t-2, यहाँ पे दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, तो कोई ये शायद ऑप्शंस में गलती हो गई होगी, तो ये दोनों ही सही हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये आपकी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भी वापस से डायमेंशनल फॉर्मूलाज को मैच करना है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सर हमने अभी पढ़ लिया, mlt-2 कहीं पे है, तो हाँ सर हमारे पास a का, यहाँ पे देख सकते हो a का mlt-2, a का दूसरा, तो a का दूसरा, ये ऑप्शन भी कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया, ठीक है। अब आपके पास ये दो ऑप्शन बचे b और d, ठीक है। अब b का पहला यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें क्लियर ही दिख रहा है कि क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी हमें पता है, एंगुलर वेलोसिटी किसके होता है, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। ये तो डायमेंशन लेस होता है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो डायमेंशन लेस होता है, इसलिए जो 1/t ही बचेगा, और आप वो ऊपर होकर क्या बन जाएगा t-1, इसलिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकल के आएगा t-1। क्लियर है इतनी बात, लेकिन वो तो हमारे ऑप्शन से वैसे भी क्लियर हो ही गया था, ठीक है। 2 1 तो चल ही रहा है, अब इसके इनमें से देखना है हमने कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। ए ऑप्शन नहीं हो सकता, सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। चलते हैं टॉर्क की तरफ। टॉर्क को भी हमने अभी डिस्कस कर लिया, ml/t-2, तो इसका जो है वो सही ऑप्शन रहेगा 5वां। तो यहाँ से सी का आपके पास, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, बी का क्या था पहला, सी का क्या निकल के आया सर 5वां, ठीक है जी, 2 1 5। अब आपके पास पीछे जो बचा है, तो आप एग्जाम में चुप करके इसको टिक करोगे, डी ऑप्शन को टिक करोगे। लेकिन अभी स्ट्रेस को भी डिस्कस कर ही लेते हैं कि स्ट्रेस का क्या निकल के आएगा। तो स्ट्रेस कैसे निकालते हो, आपने पढ़ा हुआ है स्ट्रेस और प्रेशर। तो स्ट्रेस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आता है वो भी कैसे निकल के आता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-2, और एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला l²। तो यहाँ से जो स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आएगा वो निकल के आएगा ml-1t-2। क्या ऐसा कहीं पे है ml-1t-2, बिल्कुल है तीसरा। तो यहाँ से क्लियर हो गया आपके पास क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपके पास इसका सही आंसर रहेगा।
तो अब वीडियो के एंड में आपको ये बताना है कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आते थे और क्या आपको डायमेंशंस पे 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में होते हैं किसी भी साइंस के बेस पे, तो 2-3 क्वेश्चन पक्का होते हैं। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।